रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच में संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन को जर्मनी की ओर से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है, जो यूक्रेनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। यह अत्याधुनिक मिसाइल रोधी प्रणाली मूल रूप से अमेरिका में बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल दुश्मन के हवाई हमलों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। यूक्रेन को यह सिस्टम रूसी हवाई हमलों से बचाने के लिए दिया गया है। रूसी पिछले कुछ महीनों से कीव, खार्किव और अन्य प्रमुख शहरों पर बार बार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। अब इसकी वजह से आम नागरिकों, बिजली ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। आम नागरिकों के साथ साथ पैट्रियट सिस्टम के आने से यूक्रेन की हवाई सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। हालांकि अमेरिका ने फिलहाल यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टॉमहॉक मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे वर्तमान में ऐसे किसी सौदे पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिका युद्ध और आर्थिक जो स्थिति है उसको भड़काना नहीं चाहता है। टॉमहॉक एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर तक होती है। इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन अपनी सीमा के भीतर से ही रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे समय से अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल की मांग कर रहे हैं। उनका कहना स्पष्ट रूप से यह है कि ऐसी मिसाइलों से यूक्रेन को रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की ताकत मिलेगी। दूसरी ओर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि टॉमहॉक या किसी भी लंबी दूरी की मिसाइल की आपूर्ति की गई तो उसे सीधी उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने भी 22 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद महासचिव मार्क रूट ने कहा कि नाटो सदस्य देश यूक्रेन की सुरक्षा जरूरतों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अमेरिका का ही होगा। ट्रंप ने कहा है कि वे फिलहाल टॉमहॉक की बिक्री पर सहमत नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में अपने विचार बदल सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप में तनाव का माहौल बना हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। अमेरिका और इसके सहयोगी देश अब तक यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दे चुके हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन का झुकाव इस बार स्पष्ट रूप से सतर्क नीति की ओर दिखाई दे रहा है। फिलहाल पैट्रियट सिस्टम के तैनाती से यूक्रेन को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलों की अनुपस्थिति में इसकी आक्रामक क्षमता सीमित बनी रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध में पैट्रियट सिस्टम क्या है उससे संबंधित पूरी खबर। जर्मनी ने यूक्रेन को एयर डिफेंस भेजा है। टॉमहॉक मिसाइल पर अमेरिका ने फिलहाल विचार नहीं किया है। नेपाल के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए एक भयानक हिमस्खलन ने 7 पर्वतारोहियों की जान ले ली। बड़ी खबर है। देखिए, हादसा यालुंग री की चोटी पर हुआ, जिसकी ऊंचाई समंदर तल से 5630 मीटर है। नेपाली पुलिस के मुताबिक मृतकों में 3 अमेरिकी, 1 कनाडाई, 1 इतालवी और 2 नेपाली नागरिक शामिल थे। 4 पर्वतारोही घायल हुए हैं, जबकि 4 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल आर्मी, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स की टीमें राहत और बचाव अभियान में लगातार जुटी हुई हैं। यह हादसा डोलखा जिले के रोलवालिंग वैली क्षेत्र में हुआ, जो बागमती प्रांत के अंतर्गत आता है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9 बजे 15 पर्वतारोहियों की एक टीम गौरी शंकर और यालुंग री की दिशा में आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान भारी बर्फबारी और भारी बर्फ टूटी, बेस कैंप के ऊपर आ गिरी और टीम के कई सदस्य इसकी चपेट में आ गए। बचाव कर्मी अब भी लापता पर्वतारोहियों की तलाश में हैं। 4 अभी लापता हैं। लेकिन स्थानीय वार्ड अध्यक्ष निंगेली शेरपा ने बताया है कि सुबह से ही प्रशासन को कई बार मदद के लिए सूचना दी थी, लेकिन रेस्क्यू अभियान देरी से शुरू हुआ। उन्होंने आगे कहा कि रेलवालिंग क्षेत्र प्रतिबंधित इलाका है, अलाउड नहीं होता यहां पर जाना, इसलिए हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति मिलने में देरी हुई, जिससे राहत कार्य में काफी बाधा आई। पुलिस ने बताया कि एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाया। बर्फबारी जारी थी। यालुंग री नेपाल और चीन की सीमा के पास स्थित एक कम आबादी वाला पर्वतीय क्षेत्र है।
इसे तकनीकी रूप से कठिन और एवलांच प्रोन यानी हिमस्खलन संभावित जोन माना जाता है। यहां ट्रैकिंग करने के लिए विदेशी पर्वतारोहियों को विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। इस इलाके में पहले भी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। 2019 में फ्रेंच पर्वतारोहियों की एक टीम यहां बर्फीले तूफान में फंस गई थी और 2015 के नेपाल भूकंप के दौरान भी इस रूट पर कई पर्वतारोही मारे गए थे। हिमस्खलन पहाड़ी इलाकों में होने वाली एक खतरनाक प्राकृतिक घटना है। जब किसी पहाड़ की ढलान पर मौजूद बर्फ, मिट्टी या चट्टानें ढीली पड़ती हैं और फिसलना वहां से शुरू करती हैं। इस प्रक्रिया में बर्फ और पत्थर रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती हैं। इसे हिमस्खलन या एवलांच कहा जाता है। लेकिन नेपाल का हिमालय क्षेत्र दुनिया में पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। लेकिन ये मौसम की अनिश्चितता, भौगोलिक परिस्थितियां, ये सब कुछ अगर देखा जाए तो काफी जोखिम भरा भी होता है। यालुंगरी जैसी चोटियां खास तौर पर खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक मानी जाती हैं, जहां बर्फ की परतें थोड़ी सी हलचल या तापमान परिवर्तन के कारण एकदम से टूटती हैं। नेपाल सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा पैकेज की घोषणा भी जल्द होने वाली है, ये भी बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है पाकिस्तान, रूस और चीन ये गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए उनके इंटरव्यू में यह खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि हम इस पूरी दुनिया को 150 बार नष्ट कर सकते हैं। ये बयान भी उन्होंने दिया। बाकी देश टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें भी अब आगे आना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि रक्षा मंत्रालय की टेस्टिंग की तैयारी शुरू करने के हमने आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि टेस्टिंग कब और कहां अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन खुले तौर पर परीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां साफ संकेत देती हैं कि वो गुप्त रूप से ऐसा कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि 21वीं सदी में केवल नॉर्थ कोरिया ने ही परमाणु परीक्षण किए हैं, तो उन्होंने कहा कि दुनिया को सब कुछ नहीं पता चलता। रूस, पाकिस्तान और चीन ऐसा कर रहे हैं। इंटरव्यू में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का अपना पुराना दावा दोहराया भी। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें बताया था कि अगर वे बीच में नहीं आते हैं तो देशों के बीच में परमाणु युद्ध हो सकता था। ट्रंप ने कहा कि मैंने उस वक्त दखल दी, नहीं तो लाखों लोग मारे जाते। वे ये दावा पहले भी 70 बार से अधिक बार कर चुके हैं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों ने बातचीत कर सीज फायर पर सहमति दी थी। उन्होंने चीन को भी चेतावनी दी कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जब तक वे राष्ट्रपति हैं तब तक ताइवान पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। रूस और चीन पर बात करते हुए ट्रंप ने दोनों नेताओं यानी पुतिन और जिनपिंग की तारीफ की और कहा कि दोनों स्मार्ट लीडर्स हैं, मजबूत नेता हैं, उनके साथ खेला नहीं जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका के नए परीक्षण आदेश से दुनिया एक बार फिर से परमाणु तनाव के बारे में उनके दौर में जा सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से बिना धमाका किए भी हथियारों की स्थिति जांची जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की 2017 की एक रिसर्च ने बताया था कि अमेरिका में पुराने परमाणु परीक्षणों के रेडिएशन के करीब 6.9 लाख लोगों की मौत हुई या स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। ट्रंप ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि हम नियंत्रण में हैं, पर परमाणु निरस्त्रीकरण चाहता हूं, लेकिन जब बाकी देश टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण आदेश के बाद अमेरिका को तैयारी पूरी करने में लगभग 24 से 36 महीने लग सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ड्रग तस्करी से निपटने के लिए मैक्सिको में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में
दो मौजूदा और दो रिटायर्ड अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया है कि इस मिशन में एक एजेंसी भी इन्वॉल्व यानी शामिल हो सकती है। इन अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको में ड्रग कंटेनर्स को निशाना बनाने के लिए इस ऑपरेशन की प्लानिंग पर काम शुरू भी कर दिया है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि संभावित मिशन से जुड़ी शुरुआती ट्रेनिंग जारी है। प्लान के मुताबिक मैक्सिको की जमीन पर भी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अभी सेना भेजने का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिका की जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड यानी JSOC की टीमें शामिल हो सकती हैं, जो CIA के अधिकार क्षेत्र में काम करेंगी। मिशन के तहत ड्रग लैब कार्टेल सरगना को निशाना बनाने के लिए ड्रोन स्ट्राइक की भी योजना बनाई जा रही है। कई ड्रोन ऐसी हैं जिनकी संचालन के लिए जमीन पर भी ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी या पड़ती है। इससे अमेरिकी सेना और CIA को गुप्त ऑपरेशंस करने की खुली छूट मिल जाती है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने वेनेजुएला में CIA को कार्रवाई की मंजूरी दी थी और जरूरत पड़ने पर वे कार्टेल्स को जमीन पर भी निशाना बनाएंगे। मैक्सिको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का गढ़ माना जाता है, जहां से कोकीन, हेरोइन, मेथ और फेंटेनाइल जैसे बेहद खतरनाक ड्रग अमेरिका तक पहुंचते हैं। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक देश में ड्रग की सबसे बड़ी सप्लाई मैक्सिकन कार्टेल्स के माध्यम से होती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग मार्केट है, ये भी आपको बता दें। देखिए, हर साल लाखों लोग नशे की लत के यहाँ शिकार होते हैं और जो फेंटेनाइल ड्रग्स हैं उनकी दवाएं हजारों मौतों का कारण यही होती है। अमेरिकी सरकार पर लगातार दबाव रहता है कि ड्रग तस्करी पर सख्त कदम उठाए जाएं और इसी वजह से उसकी नजर मैक्सिको में मौजूद कार्टेल्स पर रहती है। दूसरी तरफ कार्टेल्स मैक्सिको में इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि कई इलाकों में वो पुलिस और सरकार को चुनौती भी देते हैं। हथियारबंद गिरोह, धमकी, भ्रष्टाचार और हिंसा के चलते स्थानीय प्रशासन भी कई बार इन्हें रोक नहीं पाता है। दिल्ली से उत्तर पूर्व भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली है। उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के नेताओं ने मिलकर एक साझा और ऐतिहासिक घोषणा की है। वन नॉर्थ ईस्ट नाम से एक एकीकृत राजनीतिक मोर्चे का गठन। इसका उद्देश्य क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को एक सशक्त और एकजुट आवाज देना है। इस संयुक्त बयान को उत्तर पूर्व की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर माना जा रहा है। नेताओं ने कहा है कि बहुत लंबे समय से उत्तर पूर्व के लोग समान समस्याओं और चिंताओं को अलग अलग मंचों और राजनीतिक दलों के माध्यम से उठाते हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक स्वर में बात करें। वहाँ नेताओं को उस विरासत से प्रेरणा लेते हुए जिन्होंने इस क्षेत्र की पहचान, विकास के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया है। नेताओं ने संकल्प लिया है कि उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि के तहत साथ आएंगे। इस पहल के तहत एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो आगामी कार्य योजना, ढांचे, प्रस्तावित राजनीतिक संगठन के स्वरूप पर विचार करेंगी। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं नागालैंड सरकार के मंत्री और असम की पीपुल्स पार्टी के संस्थापक डैनियल लांगथासा द्वारा नेताओं ने कहा कि उनका ये संयुक्त प्रयास एक स्पष्ट विश्वास पर आधारित है कि उत्तर पूर्व के लोगों को सुना जाए, उनका सम्मान हो, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत, एकजुट और स्वदेशी राजनीतिक आवाज मिले। But I've been very clear that our decisions and all our political points are mainly based and centered around the interest of our people. I think the primary point right now which we should all focus on is the fact that we are not here to pick a fight with anybody, but as I said, we are here because we have strongly felt that coming together is going to be making us stronger. Coming together will ensure that we have a voice that will be heard. Coming together will ensure that we are there to support each other. And that's really the primary motive of today's press conference, and that's how